मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा लोकसभा सीट के तहत आने वाली अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव का नतीजा T20 के मैच जैसा रोमांचक रहा। पहले इस सीट के उपचुनाव में प्रचार में दिग्गजों ने जोर लगाया, चाहे बात करें डॉक्टर मोहन यादव की या फिर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी की। काउंटिंग के दिन दिखा असली एक्साइटमेंट। T20 मैच की तरह काउंटिंग कभी ऊपर तो कभी नीचे जाती रही। 20 राउंड्स थे। पहले 3 राउंड में बीजेपी एक तरफा बल्लेबाजी करके मैच जीतती हुई दिखी, लेकिन तभी कांग्रेस ने पलटवार किया। चौथे राउंड से 15वें राउंड तक कांग्रेस ने बढ़त बनाकर रखी, लेकिन T20 के किसी रोमांचक मैच की तरह इस उपचुनाव के नतीजे का फाइनल रिजल्ट 16वें से 20वें ओवर के बीच में, यानी राउंड के बीच में पलटता हुआ दिखा। अमरवाड़ा भी किसी बेहद रोमांचक मैच की तरह था। 16वें राउंड में बाजी पलटी और बीजेपी आगे निकली, और ऐसी आगे निकली कि अमरवाड़ा के उपचुनाव में 3000 से अधिक मतों से जीत हासिल की। इस मैच के हीरो रहे कमलेश शाह, तो जाहिर तौर पर चुनावी टूर्नामेंट के मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस क्षेत्र, हमारे विधानसभा क्षेत्र में काफ़ी दौरा किया। हमारे संगठन के प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी किया, हमारे कविता हितानंद जी ने भी बहुत यहाँ पे रात रुक के और संगठन को काफ़ी जोर दे के और यहाँ संगठन के लोगों ने काम किया। ये विश्वास भाजपा का जनता के बीच का रिश्ता बताता है, और खास करके जनता जो सरकार पे भरोसा कर रही है। मैं अपनी ओर से अमरवाड़ा की इस जीत पर मध्य प्रदेश की जनता को बधाई देना चाहता हूँ, अमरवाड़ा की जनता को बधाई देना चाहूँगा। बीजेपी में जीत का जश्न मना, पार्टी मुख्यालय में उत्साह का माहौल दिखा। तो वहीं कांग्रेस को जीत जरूर नहीं मिली, लेकिन उसकी लड़ाई और फाइटिंग एबिलिटी की तारीफ हुई। अमरवाड़ा के सियासी मैच में उसने शानदार खेल दिखाया। करीबी मुकाबले में उसको हार मिली, लेकिन मनोवैज्ञानिक जीत कांग्रेस की ही हुई। शायद यही वजह है कि कांग्रेस इस हार पर यकीन नहीं कर पा रही है, ठीक दक्षिण अफ्रीका की टीम की तरह, जिसे T20 में भारत ने रोमांचक मुकाबले में हराया था। इसका अंदाजा तो बिल्कुल नहीं था हमको, मगर शासन प्रशासन जो दबाव के कारण हमारा जो 2000 का वोट बैंक खराब कर रही है, ये उनके ऊपर से जो विपक्षी पार्टी है उनके दबाव के कारण ही हमको ये 2000 का घाटा करा रही है। कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की, प्रशासन ने जिसका दुरुपयोग हर बार बीजेपी करती है, उनके हिसाब से ये चुनाव का परिणाम बदला है। जनता पार्टी ने जो लोकतंत्र की हत्या बार बार प्रशासन के द्वारा कर रही है, वही व्यवहार अमरवाड़ा में भी देखने को मिला। कांग्रेस जीतने की कगार पर पहुंचकर मुकाबला हार गई। कांग्रेस के साथ कुछ ऐसा ही हुआ कि मैच उसकी पकड़ में तो आया, लेकिन जीत का स्वाद मुंह तक नहीं गया। क्रिकेट में कहा जाता है कि जब तक आखिरी गेंद न फेंक दी जाए, मैच खत्म नहीं होता। वैसे ही सियासत के इस चुनावी मैच में जब तक आखिरी नतीजा ना आ जाए, जब तक आखिरी दौर की मतगणना न संपन्न हो जाए, तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। अमरवाड़ा के दंगल में बीजेपी का मंगल हो चुका है। अमरवाड़ा का अखाड़ा बीजेपी का हो चुका है। अब बीजेपी और कांग्रेस का फोकस विजयपुर और बुधनी उपचुनाव पर होगा। फिलहाल अमरवाड़ा की फाइट में बीजेपी फिर राइट साबित हुई है और कांग्रेस को और टाइट होना होगा। नमस्कार, आज का मुद्दा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है अमरवाड़ा की फाइट, बीजेपी फिर राइट। ज़्यादा कुछ कहने के लिए इसलिए नहीं है कि पैकेज में वो तमाम चीज़ें थीं, बहुत रोमांचक रहा, लेकिन बीजेपी यही है क्योंकि 3000 की जीत ऐसी जीत भी नहीं है जैसे आप ये कह सकें कि बहुत ही 100, 125 या 500 के अंदर की जीत है। यानी बीजेपी ने जिस लाइन पर इस चुनाव को ले जाने की सोची थी, उसी लाइन पर वो गई और जीत हासिल की। बंसल न्यूज़ के जो सुलगते हुए सवाल हैं वो देख लीजिए। क्या अमरवाड़ा की फाइट जीतकर बीजेपी ने पूरी तरह से अपने को राइट साबित किया है?
क्या अमरवाड़ा हार कर भी कांग्रेस ने मनोवैज्ञानिक जीत हासिल की है? क्या अमरवाड़ा ने प्रदेश की सियासत को एक नया संदेश दिया है? ये 3 सवाल हैं और उन मेहमानों से मिलिए जो हमारे साथ हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर हितेश वाजपेयी, सीनियर लीडर हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं नागरिक आपूर्ति निगम के। बहुत स्वागत है डॉक्टर वाजपेयी। अवनीश बुंदेला जी हैं, युवा नेता हैं, प्रखर प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, उनका बहुत स्वागत है। मनीष त्रिपाठी जी हैं, एग्जीक्यूटिव एडिटर और पॉलिटिकल एनालिस्ट। मनीष, कांग्रेस इस बॉडी लैंग्वेज को नहीं मैं देख पा रहा हूँ उसके भीतर। जीतू पटवारी जी से जो बात थी कि एक आप जिसको कहते हैं कि मैं एक उम्मीद की किरण देखता हूँ, और यहाँ उम्मीद की किरण क्या, यहाँ तो आप एक समय आपका पल्ला ही भारी दिख रहा था। लेकिन क्या कांग्रेस का कुछ ऐसा स्वभाव है कि वो इस चीज़ को फील नहीं कर पा रही है? ऐसा कहना तो कठिन होगा, लेकिन फिर भी बीजेपी ने जिस तरह से इस चुनाव को जहां पहुंचाना था पहुंचाया, कांग्रेस ने भी वहां पहुंचाया, लेकिन अंतिम नतीजों से जाहिर है कांग्रेस दुखी होगी। लेकिन क्या इतना भी दुखी होना जरूरी है? जी शरद जी, जीतू पटवारी की बॉडी लैंग्वेज हमने देखी जब अभी वो बात कर रहे थे, तो उससे साफ जाहिर था कि उनको बहुत घनघोर तरीके की निराशा हुई है इस नतीजे से। वो बहुत उम्मीद लगाए बैठे थे। कांग्रेस की तरफ से सबसे ज़्यादा मेहनत भी अमरवाड़ा में उन्होंने ही की, क्योंकि लोकसभा की हार के बाद उनके ऊपर जो डेंट लगा हुआ था उसको वो इस जीत के साथ धोना चाह रहे थे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। और बीजेपी के बारे में तो हम सब सालों से जानते हैं कि बीजेपी हर चुनाव को एक युद्ध की तरह लड़ती है, और बीजेपी ने इस चुनाव को भी युद्ध की तरह लड़ा। मोहन यादव वहां डेरा डाले रहे, प्रदेश अध्यक्ष के दौरे हुए, और भी सारे बड़े नेताओं ने वहां दौरे किए, और एक तरह से जनता को अपनी तरफ बांधने की कोशिश की, अपनी तरफ लाने की कोशिश की, और कमलनाथ के इस गढ़ में घुसकर उनको एक बार फिर से मात दी है बीजेपी ने, जिसको देखकर कहा जा सकता है कि अमरवाड़ा की टाइट फाइट में बीजेपी एक बार फिर से राइट साबित हुई है। जी डॉक्टर वाजपेयी, आपकी तरफ मैं आता हूँ। आप किस तरह देखते हैं? डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में पहला उपचुनाव था, क्योंकि इसके पहले शानदार रहा है विधानसभा चुनाव, और लोकसभा के तो क्या कहने, जिसके बाद ये चर्चा शुरू हो गई कि गुजरात बनने जा रहा है, मध्य प्रदेश। अमरवाड़ा में इतनी टाइट सिचुएशन होगी इसका भी अंदाज़ा नहीं था, लेकिन कांग्रेस ने बहुत अच्छी चुनौती दी आपको। लेकिन आप भी कुछ गिरते पड़ते नहीं जीते हैं। 3000 मुझे लगता है विधानसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में एक ठीक मार्जिन है। जी देखिए, हम सब जानते हैं कि छिंदवाड़ा में शरद जी हम लोग लोकसभा चुनाव के पहले से ज़्यादा मेहनत कर रहे थे। केवल लोकसभा चुनाव को ही टारगेट नहीं किया था हमने। तो जब लोकसभा चुनाव में हमको सफलता मिली, सोचिए हमारे सबसे बड़े और अच्छे जो नेता थे, सबसे अनुभवी श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, उनके पास छिंदवाड़ा की जीत का दायित्व था चुनाव के दौरान, लोकसभा के चुनाव प्रबंधन की दृष्टि से। और फिर सभी लोग लगे थे, और वो क्रम बढ़ता चला गया यदि इस रूप में आप उसको देखें। और यदि मेरा मानना अभी भी है कि 30,000 वोट जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को मिले हैं, यदि वो फैक्टर नहीं होता तो ये मार्जिन और बढ़ता, क्योंकि शायद 30,000 वोट लेकर वो ट्रायंगुलर जैसा एक सीन वहाँ क्रिएट हुआ है। तो कोई कुछ भी कहे, मैं उसको जितना क्लोजली फॉलो करता हूँ उसमें मुझे ऐसा लगा कि कमलेश शाह जी को वो वोट भी मिल सकते थे काफ़ी उसमें से, तो हमारा मार्जिन बढ़ सकता था। ये मेरा आकलन है। तो बहरहाल हम लोग बहुत उत्साहित हैं, वहाँ के सभी कार्यकर्ताओं को भी बहुत बहुत खुशी का उनके लिए पल है, क्योंकि छिंदवाड़ा में हम एक भी सीट नहीं जीत पाए थे ज़िले में। तो मुझे लगता है कि हमारे लिए एक अच्छी शुरुआत है। और रहा सवाल, देखिए जीतू पटवारी जी या कांग्रेस और कमलनाथ जी का, तो मैं इस चीज़ को बहुत पहले से सेंस कर रहा था। आपने ट्वीट्स भी मेरे देखे होंगे, मैंने इसको रखा भी है कि नकुलनाथ जी और कमलनाथ जी ने अपने आप को सेफ डिस्टेंस पे रखा था, क्योंकि उनको समझ में आ गया था कि ये उनके लिए डिफ़िकल्ट बैटल है और लूज भी कर सकते हैं। इसीलिए आपने देखा, चाहे नामांकन की बात हो या उसके बाद जीतू पटवारी जी तो आपको रोड्स पे दिखाई दिए, लेकिन और कोई नहीं दिखाई दिया। इवन अरुण यादव जी, अजय सिंह जी जैसे नेता तक वहाँ पर नहीं गए। तो कांग्रेस अपने आप में एक अंदरूनी कुप्रबंधन से भी गुजर रही है, ऐसा मेरा मानना है। उनके अपने पॉलिटिकल रीजंस होंगे, और डेफिनेटली अध्यक्ष होने के नाते अब चाहे हार हो या जीत हो, दोनों चीज़ें अध्यक्ष को जाती ही जाती है। जैसे हमारे यहाँ जीत हुई तो डॉक्टर मोहन यादव जी और शर्मा जी का, हम इसमें दोनों शर्मा बंधुओं का, हितानंद जी को भी लें तो वो मेनली रोल रहता है। तो इसी प्रकार जब हम लूज करते हैं तो संगठन का प्रबंधन, वो सरकार में तो है नहीं कांग्रेस के लोग, तो स्वाभाविक है कि संगठन का प्रबंधन और दूसरा कमलनाथ जी का घर, इन दोनों को मैं देखता हूँ कि ये बैकफुट पर हैं और दिखेंगे।
और जीतू जी के सामने तो बहुत चैलेंजेस अभी है। और रहा सवाल उपचुनाव का, तो शरद जी ये तो पहला उपचुनाव है और मुझे लगता है जिस प्रकार से खलबली एक कांग्रेस के खेमे में मैं देखता हूँ, तो मैं तो लगभग 1 दर्जन उपचुनाव अगले आने वाले आम चुनाव के बीच में होते हुए मुझे दिखाई देते हैं। अवनीश जी, डॉक्टर हितेश वाजपेयी की बातों से आप असहमत होंगे, लेकिन उनकी इस बात में दम है कि जिस तरह छिंदवाड़ा हो, प्रहलाद पटेल जी, कैलाश विजयवर्गीय जी, डॉक्टर मोहन यादव, वीडी शर्मा जी और कई नाम मैं लेने लगूं तो शायद लेता ही चला जाऊंगा, आपके यहाँ वही एक एलिमेंट है कि जीत मिलते मिलते छूट जाती है आपसे। जी सर, आज आपने बड़ा जो आपकी शुरुआत में नरेशन आपकी आवाज़ में था, बिल्कुल क्रिकेट 2020 के लहजे में था। मैं भी कहूँगा सर, कभी कभी थर्ड एम्पायर या एम्पायर की गलती से सर मैच हार जाते हैं। तो आज वही कहेंगे कि साहब 16वें राउंड तक हम लगभग 7,000 मतों की बढ़त बनाए थे, फिर वो 17वें में और कम हुई, फिर लंच पे चले गए। जबकि देखा जाता तो लंच पे जाने पर भी काउंटिंग नहीं रुकती, लेकिन साथ लगभग 57 मिनट के लिए काउंटिंग रोक दी गई। उसके बाद जब हुआ तो हम सीधे 1500 वोटों 700 वोटों 731 वोटों से हम पीछे हो गए। तो अब हम तो साफ कहते साहब, देखिए नतीजा जो आया हम स्वीकार करते हैं कि ठीक है, जनता का जो जनादेश है उसको हम स्वीकार करते हैं। लेकिन अब फिर भी हम कहेंगे साहब कि ठीक है, मध्य प्रदेश में नतीजे जैसे हमें उम्मीद थी नहीं आए, लेकिन फिर भी एक सम्मानजनक, क्योंकि जो बातें पहले चल रही थी कि हम 20 से हारने वाले, 30 से हारने वाले, आपने खुद देखा सर चुनाव बड़ा दिलचस्प रहा। आपकी भी मैं अभी आपके डिबेट सुन रहा था। और दूसरी बात, राष्ट्रीय स्तर पर देखें सर तो कांग्रेस जो है 4 सीटें जीती है और इंडिया अलायंस 10 सीटें जीता है। भाजपा से 2 सीटें जीती है। सोचिए, जहाँ हिमाचल उत्तराखंड में सरकार है वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी हारी है। तो हम मानते हैं सर कि आत्ममंथन आत्मचिंतन कांग्रेस को भी करना है, निश्चित तौर पर करना है, क्योंकि मध्य प्रदेश में ऐसा लगता है कि कांग्रेस को, जीतू पटवारी जी को एक नए सिरे से, कुछ नए तरीके से अपनी तैयारी काम करना पड़ेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में नतीजे नहीं आ पा रहे। कमलनाथ जी ने बहुत मेहनत की सर, मैं गवाह हूँ उस चीज़ का सर कि मैंने उनके साथ, मुझे काम करने का सौभाग्य मिला 5 साल सर। हर स्तर पर उन्होंने संगठन को मजबूत करने का काम किया, लेकिन विधानसभा में जीत नहीं मिली सर। और उसके बाद लोकसभा में हम सब ने देखा सर, लोकसभा में हाल और बुरे हुए। तो ये है, अब सबको मिलके, चाहे वो वरिष्ठ हों, कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जैसे लोग, और इसके अलावा जीतू पटवारी जी, अरुण यादव जी, जयवर्धन सिंह, सबको, उमंग सिंगार जी, सबको मिलके सर कुछ नया प्लान करना पड़ेगा सर। ये बात आप मान लें कि मुझे ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश अब भाजपा की शायद गुजरात से बड़ी प्रयोगशाला बन चुका है। यहाँ कुछ ना कुछ तो ऐसा है सर कि जो आपने कहा ना कि अफ्रीका टीम की तरह, मतलब चोकर्स, अफ्रीकन को चोकर्स कहते थे सर, आज इस बार फाइनल में भी हारे सर। तो ये कहीं ना कहीं बार ये होता है कि जीत आते आते आपके हाथ से निकल जाती है। वो कहते हैं ना सर, हाथ तो आया लेकिन मुंह ना लगा, तो वो वाली स्थिति है सर कि आज सर ठीक है सर, देखिए चुनाव होते रहेंगे। हितेश भाई ने सारा कर दिया कि अगले हो सकता 1 दर्जन हम उपचुनाव देखें इस 5 साल में, कोई बड़ी बात नहीं सर। भाजपा जिस तरह की राजनीति कर रही है, जोड़ तोड़ वाली, सर सब कुछ संभव है। और मैं तो शरद जी आज ये मानता हूँ कि जो 66 हमारे विधायक थे जी, आज नहीं 3 विधायक हमारे जो पार्टी बदल चुके हैं, मैं तो मान के चल रहा था सर कि हमारे 63 विधायक हैं। अब हमको सर आने वाले समय में बुधनी और मिला के 3 विधायकों को प्रयास करना है कि हम एक सम्मानजनक स्तर तक पहुंचे, कम से कम हम जीत दर्ज करें। डॉक्टर वाजपेयी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, बहुत कम वक्त है। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, देखिए मुझे अच्छा लगा कि अवनीश जी ने उन चुनौतियों को स्वीकार किया। हालांकि देखिए, मैं फिर बता दूं, हमारी संख्या पर्याप्त है, स्टेबल गवर्नमेंट है, तो हमको नहीं करना है। इन हाउस डिफ़िकल्टीज़ की वजह से लोग जाएंगे, ये मेरा संकेत है। मेरा कोई, हम लोगों को कोई इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूँ बहुत स्पष्ट, देखिए मानकर चलिए, बार बार थर्ड एम्पायर को मत बोलिए, क्योंकि आने वाले आम चुनाव का आपको सामना करना है अवनीश जी। और हम तो शुरू से बोलते आए हैं कि हमको विपक्ष कमज़ोर अच्छा नहीं लगता है, लेकिन अब हम आपके यहाँ बैठ के स्ट्रेटेजी नहीं बना सकते ना, तो स्ट्रेटेजी तो आप लोगों को ही बनानी पड़ेगी। आपका घर आप लोगों को दुरुस्त करना पड़ेगा। हाँ, कुछ सलाहें ऐसे संकेतों में आ सकती है, ऐसे परिणामों से आ सकती है। और मुझे लगता है, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ, शरद जी बहुत अच्छी बात करी है। मध्य प्रदेश कांग्रेस नीड्स अ रीजुविनेशन, उसको बहुत नए सिरे से, क्योंकि कार्यकर्ता भी निराश है, नीतियां नहीं है, नेता नहीं है, और बहुत कुछ चाहिए उनको। मनीष जी, अभी और हाँ, एक बात और, आप 90 साल के कमलनाथ जी से और उन्हीं की तरफ पहुंचते हुए दिग्विजय सिंह जी की ओर बार बार मत देखिए, अपने आप को तैयार करिए। अवनीश जी ने एक बात कही कि कमलनाथ जी ने पूरी कोशिश की मजबूत करें संगठन को, पार्टी को, इससे बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो विश्लेषण आता है कांग्रेस को लेकर 2003 के बाद से,
कि सुभाष यादव जिम्मेदारी संभालते हैं, वो पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं लेकिन बाकी नेता मिलकर उन्हें कमज़ोर करना चाहते हैं। पचौरी जी के साथ भी यही होता है 2008 में, 2013 में अरुण यादव जी के साथ यही होता है, और कमोबेश जब 18 में कमलनाथ जी फिर लौटते हैं प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका में पहली बार, तो उनके साथ भी यही होता है। और 2023 के विधानसभा में यही हुआ कि वो मजबूत करना चाहते हैं लेकिन बाकियों का सपोर्ट नहीं। ये क्रम ही क्या कांग्रेस को पीछे ले जाता है कि एक नेता तो जान लगाता है, दो भी लगा सकता है लेकिन बाकी नहीं लगाते। शरद जी, अमरवाड़ा में भी यही हुआ है। देखिए, जीतू पटवारी पूरी शिद्दत से लगे हुए थे, लगातार लगे हुए थे। कमलनाथ जी सिर्फ 3 दिन के लिए पहुंचे। नकुल नाथ जो सांसद का चुनाव हारे, वो भी खाना पूर्ति करते हुए नजर आए, ऐसा मेरा मानना है। और कांग्रेस के साथ जो एक दिक्कत मैं समझ पा रहा हूँ, हम लोगों ने पहले भी इस पर बहुत बात की है कि आंदोलन से निकली हुई पार्टी आंदोलन से दूर है। मतलब वो जनता के किसी मुद्दे को लेकर सड़क पर उस तरह से उतरती नहीं दिखती। इतने सारे मुद्दे होते हैं प्रदेश में, देश में। जो भूमिका इस समय राहुल गांधी राष्ट्रीय राजनीति में उठा रहे हैं, निभा रहे हैं, आप देखिए मध्य प्रदेश में कोई भी नेता कांग्रेस का उस स्तर पर उस तरह से जाकर चीज़ों को टैकल नहीं कर रहा है। तो मुझे लगता है मध्य प्रदेश कांग्रेस जो है वो जनता की नब्ज और मुद्दों को ठीक से पकड़ नहीं पा रही है, और अगर पकड़ रही है तो उनको ठीक से हैंडल नहीं कर पा रही। तो उनको आमूल चूल परिवर्तन करने की ज़रूरत है अपनी रणनीति में। और जैसा हितेश जी कह रहे थे ना, बुजुर्गों की तरफ से थोड़ा ध्यान कम करके नई टीम को आपको सामने लेके आना पड़ेगा, क्योंकि युवा जोश और ताकत ही आपको मैदान में लड़ने की ताकत देगा। एक लाइन और मैं अवनीश जी के लिए भी कहूँगा। अवनीश जी हो गए, विक्रांत भूरिया जी हो गए, ऐसे कई लोग हैं जो मेहनत करना चाहते हैं। जिस प्रकार से विक्रांत भूरिया जी को एकदम हटाया शरद जी, ही वॉज डूइंग वेल। मुझे लगा कि ये इन चीज़ों से अब उनको उभरना चाहिए। मतलब बिल्कुल कोई अच्छा काम कर रहा है तो एकदम से वो छवि तो बनाएगा, उसको एकदम से डाउन मत करिए। ये संगठन के विरोध में जाता है, इसीलिए कांग्रेस धीरे धीरे समाप्त होती दिख रही है। अवनीश जी, यही महत्वपूर्ण सवाल है कि आपके यहाँ एक भी पदयात्रा, ऑफिशियल पदयात्रा, जैसी राहुल जी ने 2 यात्राएं की, पदयात्रा या यात्रा कह लीजिए, क्योंकि पदयात्रा अब एक कठिन काम है, उसकी आवश्यकता भी नहीं, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा, ये मानने वाले बहुत हैं कि उस यात्रा ने राहुल का कनेक्ट, राहुल गांधी जी का जनता से किया और जनता ने उसका प्रतिसाद भी दिया। मध्य प्रदेश में ये दूरी तथाकथित रूप से क्यों बनी हुई है कि आपके नेता जनता के बीच में वैसे नहीं जा रहे हैं जैसे राहुल जी गए, या बीजेपी का एक कनेक्ट बीजेपी के लीडर्स का आम आदमी के साथ है? सर, जीतू पटवारी जी का हालांकि ये सब प्लान है, उनका पूरा खाका बन चुका है। क्योंकि सर हमारा अब ये हम ये कहेंगे मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी जी हमारे लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद है। एक तो युवा हैं, काफ़ी जोशीले हैं, स्पोर्ट्स से भी जुड़े रहे हैं। तो जो आपने कहा सर, बिल्कुल उनकी वही प्लान है सर। और आप देखेंगे आने वाले समय में जीतू पटवारी जी कमर कस चुके हैं पार्टी को मजबूत करने के लिए, और उनको केंद्रीय स्तर से फ्री हैंड दिया गया, आप देखेंगे। और हितेश भाई की एक बात मैं कहना चाहूँगा, ना तो कमलनाथ जी ना दिग्विजय सिंह 90 का कोई नहीं है, एक 76 साल के, एक 77 साल के। तो कृपया ऐसी उम्र ना बढ़ाएं, क्योंकि आपके यहाँ तो नहीं, कृपया ऐसे उम्र ना बढ़ाएं। और बाकी तो वरिष्ठता का हमेशा सम्मान है सर। लेकिन हाँ, मैं साफ कहता हूँ कि अमरवाड़ा का चुनाव सर, मैं तो सर निवेदन करूँगा सर कि ठीक है, हार होती, जीत और जीत होती सर, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तो सर गड़बड़ी है। हम ये कह सकते हैं सर कि कहीं ना कहीं तो कुछ सर प्रॉब्लम हुआ है सर। क्योंकि देखो, आपको भी मैं देख रहा था सर, जब सुबह से आपका चैनल में खोल के बैठा था, तो लग रहा था सर कि हम जीत गए सर, और एकदम हम बिल्कुल पिछड़ गए सर। ये ऐसा नहीं होता कि 7,000 वोटों की लीड मात्र 2 राउंड में कवर हो जाए सर, ये संभव नहीं है। कहीं ना कहीं अब अच्छा 2,000 वोट गिने नहीं गए। लेकिन जब आप ऐसी बात करते हैं तो मुझे लगता है क्या लोकसभा में भी इसीलिए आप पिछड़ गए? सर, लोकसभा चुनाव अच्छा खासा जनादेश आ रहा है मध्य प्रदेश आपके पक्ष में भी। बिल्कुल, हिमाचल में आपकी सरकार है जी, अभी आप खुद ही कह रहे हैं उत्तराखंड में बीजेपी जी सर, मैं आप जीते हैं। देखिए, मैं तो शुरुआत से ही कहा सर कि ये नतीजे मैं तो विन विन मानता हूँ। ठीक है, हम अमरवाड़ा हार गए सर, लेकिन हमको उत्साह वाला है कि हमारा जो संगठन है, हमारा जो अलायंस है, 10 जगह हम आगे रहे। डॉक्टर वाजपेयी, मेरा फिर कहना है कि हमारे लिए तो हमें सरकार चलाना है, डिलीवरेबल्स पर काम करना है। और मैं इस बात को पहले भी कह चुका हूँ कि हर चुनाव जब आप लगातार सत्ता में होते हैं शरद जी, तो टफ होता जाता है। क्योंकि हम सरकार में 20 साल से, हम 25 साल बाद जाएंगे हम फिर से, तो स्वाभाविक है कि हमको तो कांग्रेस से ज़्यादा करना है। अच्छा, कांग्रेस न्यूनतम पे है,
तो स्वाभाविक है कि उनके लिए गेन के लिए ज़्यादा प्रोबेबिलिटीज़ हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो इसीलिए हम तो अपने आप पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहेंगे कि हम लोग ठीक रहें और इनका कम से कम हलचल हो। नहीं तो क्या होते हैं, ये आपने बोला ना, इनके नेता जनता में कम और भाजपा के दफ्तर में ज़्यादा आ जाते हैं। बोलिए। तो कमलेश शाह जी बस मंत्रालय का प्लान कर रहे होंगे, क्योंकि मंत्री बनेंगे, फिर शायद गोपाल भार्गव जी, अजय विष्णु जी फिर बयान देंगे कि हम 15,000 दिन से विधायक हैं, हमको नहीं बनाए। तो सर ये चलता रहेगा। हितेश भाई ने इशारा कर, लेकिन हमको इसमें भाजपा के नेताओं की भविष्य की भी चिंता है साहब। ये क्या करेंगे, जीवन भर के कार्यकर्ता ही बने रहेंगे? क्या करेंगे बताऊं? हम अरे साहब आप मुझे बताएं। मैं बता रहा हूं। मैं तो मानता हूं कि हितेश भाई जैसे लोगों को लोकसभा विधानसभा लड़ा देना सवाल चाहिए तो था। महत्वपूर्ण है कि क्या इसके बाद अब कमलेश शाह होंगे? बिल्कुल। फिर उसके बाद क्या वो मैडम बुंदेलखंड से जो सप्रे मैडम है, क्या वो होंगी? तो बीजेपी का कार्यकर्ता और जो प्रतीक्षा वाले हैं कहाँ? डॉक्टर साहब हम क्या करेंगे बताओ? हमको 175 की तरफ बढ़ना है, क्लियर 2/3 मेजोरिटी। तो हम तो बढ़ेंगे। अब कांग्रेस हमारा घर देखते रहे तो मध्य प्रदेश में भी संविधान बदलोगे। ये तो आप लोगों का फिर वही आप गलत ट्रैक पकड़ रहे हो। नहीं 175 क्यों चाहिए? ये चुनाव से आते हैं सर। अरे भाई क्यों नहीं चाहिए? अरे सर आपको नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए। इतना बड़ा बहुमत है, आप सरकार चलाइए। चलिए अब मैं आप आगे नहीं बढ़ा संतुष्ट पाऊंगा। रहिए, एक तिहाई से हमको 2 तिहाई रहने पाऊंगा। दीजिए। तो कुल मिला के लुब्बे लुआब यही है साहब कि एक पार्टी ऐसी है जो जीत के बाद भी अपने को पटरी पर रखती है और अपने होशो हवास न सिर्फ कायम रखती है, बल्कि अगर कांग्रेस कोई बहुत ट्रम्प कार्ड चलती है जिसमें एक आध्यात्मिक संगठन से जुड़े व्यक्तित्व को अपने यहाँ जोड़कर मैदान में उतारती है, तब भी उससे फाइट लेती है और 3,000 से जीतती है। और एक बात जरूर कहूँगा, जी, आपने अच्छा जी। बोला, ही इज़ अ वेरी गुड मैन। और ये बात सही है कि वो एक अच्छे प्रत्याशी थे। निश्चित तौर पर डॉक्टर साहब, और ये अच्छी बात है कि आपने बड़े मन से इस बात को माना है और आगे के वो अच्छे एक ऐसे प्रत्याशी हैं जिस पर निगाह रखी जाएगी, क्योंकि जीत और हार एक सिक्के के दो पहलू हैं। लेकिन कांग्रेस को ये समझना होगा कि आप जीतती हुई बाजी को हार की तरफ मत ले जाइए, बल्कि हारती हुई बाजी को जीत की तरफ ले जाएंगे, तभी बाजीगर कहलाएंगे। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आगे देखिए अफसरनामा में युवा IPS ऑफिसर छत्तीसगढ़ कैडर के अमन कुमार झा से खास बातचीत। अफसरनामा। नमस्कार।